बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोग्राम में चैंपियंस ट्रॉफी की। इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं और 18 साल बाद पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का मैदान सज चुका है। क्रिकेट के शायकीन के लिए एक तारीखी लम्हा, जहां आलमी क्रिकेट एक बार फिर से पाकिस्तान की सरजमीन पर अपनी बहार दिखाएगी। पाकिस्तान ने इस इवेंट के कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए हैं। जदीद तरीन स्टेडियम्स तैयार किए गए हैं, आलमी मेयार की सहूलियात हैं, बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजाम, ये सब इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान न सिर्फ एक काबिल एतमाद मेज़बान है बल्कि आलमी क्रिकेट के लिए एक महफूज और मिसाली मकाम भी है। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच आज कराची में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा, जहां सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे हैं। इब्तिदाई तकरीब में पाकिस्तान एयरफोर्स के शेर दिल स्क्वाड्रन्स का शानदार फिजाई मुजाहिरा भी शायकीन के जोश व खरोश में मजीद इजाफा करेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने इवेंट के तमाम इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी है और अमले को हिदायत की है कि हर चीज़ को बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक यकीनी बनाया जाए। गैर मुल्की टीमों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फ्राहम की जा रही है और क्रिकेट दीवानों के लिए एक ऐसा माहौल तख्लीक किया गया है जो उन्हें यादगार लम्हात फ्राहम करेगा। ये टूर्नामेंट न सिर्फ पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए खुशी का मौका है बल्कि मुल्क के मुस्बत तशख्खुस को आलमी सतह पर उजागर करने का एक सुनहरी मौका भी है। 2016 में जब ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी को ख़त्म करने का ऐलान किया था तो क्रिकेट के मद्दाहों के लिए एक मायूस कुन खबर थी, लेकिन 2021 में जब इस फैसले को वापस लिया गया तो पाकिस्तान को बतौर मेज़बान मुंतखब किया गया। भारत ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार कर दिया, जिसके नतीजे में रिवायती हरीफ अपने मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर दुबई में खेलेगा। ताहम इस फैसले के बावजूद चैंपियंस ट्रॉफी का नवा एडिशन पाकिस्तान में होने जा रहा है, जो एक बहुत बड़ी कामयाबी है हम सब के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट के सुनहरी दौर की तरफ एक और कदम बढ़ा चुका है। इस टूर्नामेंट के कामयाब इनेकाद से न सिर्फ मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे मजीद खुलेंगे बल्कि ये पाकिस्तान के लिए इस आज़म का इजहार भी होगा कि हम खेल और अमन के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने के लिए तैयार हैं। जबकि पाकिस्तानी शायकीन के लिए खुशखबरी भी है, हारिस रऊफ इंजरी से मुकम्मल निजात पा चुके हैं और मुमकिना तौर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल खेलने वाली टीम में फहीम अशरफ की जगह अब हारिस रऊफ को शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान 3 फास्ट बॉलर्स और 1 स्पिनर के साथ मैदान में उतर रहा है और ओपनिंग जोड़ी में फ़खर जमान है, बाबर आजम ही बैटिंग का आगाज़ करेंगे। अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स 11 की बात करें तो बाबर आजम कप्तान, साउद शकील, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, तैयब ताहिर, खुशदिल शाह, शाहीन आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद इब्रार, फ़खर जमान। ये इवेंट पाकिस्तान के इस आज़म का इजहार है कि हम आलमी क्रिकेट के लिए न सिर्फ एक महफूज और मुस्तहकम मुल्क हैं बल्कि खेल के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करने के लिए भी हम तैयार हैं। क्रिकेट के दीवानों के लिए ये वो लम्हा है जिसका बरसों से इंतजार था। अब वक्त आ गया है कि दुनिया देखे कि पाकिस्तान क्रिकेट के मैदान में न सिर्फ महारत रखता है बल्कि एक मिसाली मेज़बान भी है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है और अब खेल का आगाज़ होने जा रहा है। तो हमारे साथ आज तमाम तर इन्हीं अमूर पर बात करने के लिए स्पोर्ट्स तजज़ियाकार ताबिश मीर साहब हैं। ताबिश, अपने मॉर्निंग शो में आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले 18 साल बाद पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का ये जो इनेकाद है, क्या समझते हैं आप किस हद तक पाकिस्तान टीम के लिए अहम है? बहुत खुशाइंद है। मैं समझता हूँ पाकिस्तान जो मामलात का सामना कर रहा था कई दिहाइयों से, उसका जो है एक बाब जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ है और इन तमाम चीज़ों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की जो क्रिकेट लवर है उसके लिए बड़ी एक अच्छी ये साइन है कि आया पाकिस्तान में बैनुल-अक़वामी सतह का जो इवेंट है उसकी पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है। जिस मुल्क के अंदर बैनुल-अक़वामी इवेंट होता है उसकी शान व शौकत जो है वो एक अलग हो जाती है, निखर आती है। मैं शहर कायद से वाबस्ता हूँ, वहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ। कराची में जो पहला मैच हो रहा है, आप देखें इसकी रौनक इतनी ज़्यादा है, इसकी हाइप इतनी ज़्यादा है, पूरा शहर ऐसा सज गया, ऐसा रंग में आ गया कि चैंपियंस ट्रॉफी की हम मेज़बानी कर रहे हैं। और ये बात क्रेडिट जाता है नकवी साहब को। नकवी साहब ने 170 दिन के अंदर जिस अंदाज से स्टेडियम्स बनाए, जिस अंदाज से काम किया, हैट्स टू मोहसिन नकवी, उन्होंने बड़ा शानदार काम किया और बहुत अच्छी काविश है, बड़ी नेक काविश है और ये सारी चीजें बड़ी अच्छी दिखाई दे रही हैं। आया अब कुछ तब्दीलियां भी हुई, हारिस रऊफ की टीम में वापसी हुई जो एक बड़ी अच्छी जो है साइन है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। कुछ चीजें थी जिन पर अभी भी मेरी रिजर्वेशन है, मेरी खुद की जाती ये कोशिश थी कि कुछ और खिलाड़ी हैं जो डिजर्व करते थे। इरफान नियाजी अगर वो टीम में होते कुछ बेहतर हो जाता। मेरे जहन में ये था कि
आपकी जो कंडीशंस है वहाँ साजिद और नुमान हो जाते तो वो ज्यादा फायदेमंद हो जाते बराज के नस्बत। तो हम बात कर सकते हैं, डिबेट हो सकती है, लेकिन हाँ जिस तरीके से तैयारियां हुई, शानदार तैयारी की गई, वो लाहौर का कज़ाफ़ी स्टेडियम हो, मतलब आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खासतौर पे चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने इस इवेंट की मेजबानी के लिए जो भी इक़दाम उठाए, जिस तरह से स्टेडियम तैयार किए गए, अब फिर सिक्योरिटी मेजरमेंट्स हैं, अब काफ़ी सारे इंतजाम किए गए हैं, क्या वो आलमी मायार के मुताबिक हैं आप समझते हैं? और ये टूर्नामेंट जो है पाकिस्तान में मजीद बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के दरवाजे खोलने में मददगार साबित होगा? मदी, अब ये सवाल बनता नहीं है कि हमारे स्टेडियम्स आलमी मयार के मुताबिक हैं या नहीं है। अब दुनिया तारीफ कर रही है। आप देखें जो काम किया नकवी साहब ने, उन्होंने ये भी बता दिया कि स्पीड और डेडिकेशन के साथ किस तरीके से काम किया जाता है। उन्होंने उन हलकों को भी बता दिया काम होने वाली अगर नीयत हो तो काम हो भी जाता है। बिल्कुल, सवाल तो ये बनता है ना, मतलब एप्रिसिएशन तो बनती है ना, एप्रिसिएशन इसको कह लें आप, इसको सवाल कह लें आप, उन लोगों को जवाब तो देना होगा जो स्टेडियम्स का पुराने स्टेडियम के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं। अभी जिस तरह से काम किया गया है, जिस जदीद नौयत का काम हुआ है, बड़ा अच्छा, इसमें आलमी मयार को मद्देनजर रखा गया है। ताबिश बिल्कुल, इसमें आलमी मयार को मद्देनजर रखा गया। वो तमाम हल्के जो मुसलसल नकवी साहब पर तनकीद कर रहे थे, आज वो भी तारीफ करने पर मजबूर हो गए। और दूसरा ये, इसमें सबसे अहम चीज ये कि एक जानिब जब आप पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए बात करते हैं तो उसमें सबसे बेहतर ये कि आप आया बात करें सहूलियात दूंगा, लेकिन जब तक चार दीवारी बेहतर नहीं होगी तो कैसे सहूलियात होंगी। उन्होंने जिस अंदाज की इनिशिएटिव उठाया, उन्होंने कराची के स्टेडियम का दौरा किया, फिर कराची में एक और बड़ी खूबसूरत मुकाम है नया नाज़ाबाद की, जहाँ क्रिकेट होती है, बहुत ज्यादा क्रिकेट होती है, वहां का दौरा किया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एक अच्छी क्रिकेट फराहम करेंगे। फिर सीएम साहब की तो हैदराबाद के नया क्रिकेट स्टेडियम जो तारीखी स्टेडियम है वहां की बात उन्होंने की। तो ये सारी चीजें बड़ी अहमियत की हामिल है। मैं समझता हूँ एक ऐसे शख्स को होना चाहिए जो क्रिकेट को डिलीवर करके जाए। हम बड़े टाइम से जो है इस क्रिकेट के अंदर एक ये मसला देख रहे थे कि ये जो है म्यूजिकल चेयर बन गई थी, कभी कौन आ रहा है कभी कौन जा रहा है। हाँ, जो है मुस्तकिल मजाजी के साथ काम होता हुआ दिख रहा नहीं था। शायद जो हल्के उन्होंने यही सोचा कि कोई ऐसा आदमी आ जाए जिसका ना तो सियासी बैकग्राउंड जो है किसी सियासी जमात के लिए मुश्किल हो, या फिर वो ये चाह रहे थे कोई ऐसा शख्स हो जिसको जिम्मेदारी दे और वो डिलीवर भी कर जाए और साथ साथ सियासी जमातों के लिए भी वो न्यूट्रल आदमी हो। तो मैं समझता हूँ इस वक्त का जो सेटअप था और जो इस वक्त के जो प्लान मेकर्स थे, उन्होंने यही सोचा कि नकवी साहब इज द बेस्ट ऑप्शन। उन्होंने कुछ ऐसी पोजीशंस थी जिसके लिए उन्होंने नकवी साहब को चुनावाया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी के मामलात पर हम अभी बात भी करेंगे, तो उसमें भी आप देखें आपके वजीर दाखिला भी वो हैं। तो ये जो दो बड़े सर्किट थे, सिक्योरिटी एंड अदर वाज एंटरटेनमेंट एंड क्रिकेट। अल्लाह करे कि कामयाब इनेकाद हो। इंतजाम तो बहुत अच्छे, इसमें तो कोई शक नहीं है। ताबिश बहुत अच्छे किए गए हैं, चाहे सिक्योरिटी मेजरमेंट्स हों, वो शायकीन के लिए हों, वो क्रिकेटर्स के लिए हों, बहुत अच्छे इंतजाम हैं। अच्छा, रिवायती हरीफ भारत की भी ताबिश कुछ बात कर लेते हैं। हमारा जो रिवायती हरीफ भारत है, पाकिस्तान में इसने खेलने से इनकार कर दिया है। इस फैसले को किस तरह से आप देख रहे हैं? क्या इससे चैंपियंस ट्रॉफी की अहमियत पर आप समझते हैं कि कोई असर पड़ेगा? उनको तो लगता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई फर्क पड़ने जा रहा है। भारत ने कुछ नहीं किया है। भारत ने बेबुजदिली का मुजाहरा किया है, बेशर्मी का मुजाहरा किया है। मेरे नजदीक में आज भी समझता हूँ भारत की जो क्रिकेट टीम है वो बड़ी बेहतरीन क्रिकेट टीम है, उसको पाकिस्तान आके खेलना चाहिए था। उनमें चंद ऐसे खिलाड़ी हैं, मैं समझता हूँ उनके ये आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी होगा, और अगर वो अपना आखिरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में खेलते तो बड़ा फायदेमंद होता, जिसमें विराट कोहली है, जिसमें रोहित शर्मा है, जिसमें जडेजा है। इन सबको या पाकिस्तान में आके खेलना चाहिए था। मुझे तो हैरानगी होती है, मुझे हैरत होती है कि नरेंद्र मोदी की जो फाशिस्ट गवर्नमेंट है उसने ना जाने क्यों अपने वोट बैंक बनाने के लिए पाकिस्तान की क्रिकेट को दीवार से लगाने की कोशिश की। और अफसोस की बात है इस वक्त जो दीगर 7 ममालिक हैं उन्हें पाकिस्तान का साथ देना चाहिए था। आज हमारे साथ ये हुआ है, ये कल किसी और के भी साथ हो सकता है। और ये जो दुनिया है, ये जो लोग हैं, तो इसमें ये चीजें होती रहती हैं, रीत और रिवायत होती रहते हैं। और ये कलजुग के भाई आज हमारे साथ हुआ है, कल आपके साथ हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और भारत जो भी भारत ने किया उन्होंने अपनी मुंह की खाई है। वो अपने तमाम मैचेस यूएई में खेलेंगे और हम देखते हैं किस तरह के झंडे गाड़ते हैं। उम्मीद अच्छी की होनी चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त
एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ मैदान में उतरे। आज के जो मैचेस हैं आने वाले, और जो मैचेस पाकिस्तान के इस इवेंट के अंदर मजमूई तौर पे इस इब्तिदा में 3 मैचेस होंगे, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, वो पाकिस्तान अपने नाम करे और पाकिस्तान अपना मोमेंटम को क्रिएट ऐसे ही पाकिस्तान की टीम को ताबिश चैंपियंस ट्रॉफी में फेवरेट समझा जा रहा है। क्या हमारे स्क्वाड में वो सलाहियत मौजूद है कि हम ये चैंपियंस ट्रॉफी जीत सके? नकवी साहब ने बड़े अच्छे काम किए मदीहा। मैं समझता हूँ नकवी साहब ने बड़े अच्छे स्टेडियम्स बनाए। नकवी साहब ने सिक्योरिटी के मामलात हों, क्रिकेट को आगे बढ़ाने के मामलात हों, कोचिंग पैनल में तब्दीलियां, चीजें वगैरह वगैरह, लेकिन शायद नकवी साहब से ये एक छोटी सी गलती हो गई है। टीम जो बनाने में ना वो थोड़ी मिस्टेक कर चुके हैं। मैं आगाज में यही कह रहा था, ये एक हमारा ऐसा पॉइंट होगा जो डिबेटेबल होगा। उसकी वजह यह है कि नकवी साहब पर हमें बड़ी उम्मीदें थी। उन्होंने कहा था वो लड़का खेलेगा जो डिजर्व करता है, वो लड़का खेलेगा जो मेरिट पर आता है, लेकिन वो लग रहा नहीं है। जो बात उन्होंने की शायद वैसा नहीं, उन्हें गाइड करने वाले शायद लोग आज तक सही नहीं आए। नकवी साहब जो चीजें ऊपर खुद जो है अपनी दिलचस्पी लेते हैं वो चीजें बहुत शानदार हो जाती हैं, लेकिन जहां वो शायद किसी गाइडेंस सुन रहे हैं वहां वो चीजें बिल्कुल ठीक नहीं हो रही। हमारा डोमेस्टिक का सर्किट, वहां से हमें कोई जो बेंच हमारी बन रही नहीं है, कोई स्टार सामने आ रहा नहीं है। फिर जब हम बात करते हैं अपनी टीम के हवाले से, आपकी टीम के अंदर उस्मान खान मौजूद है, लेकिन आप ऊपर नंबर पर बाबर आजम को भेजते हैं। कामरान गुलाम मौजूद है, ओपनिंग आपके बाबर आजम का स्ट्रगल कर रहे हैं। पहली बात ये आपका बड़ा फ्लॉप फार्मूला है बाबर से ओपन कराने का। दूसरा ये आपके पास जो मिडिल ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर के अंदर आपके पास जो बैट्समैन है इनमें क्या इतनी डेप्थ है, कभी कोई क्लिक करता है कभी कोई नहीं करता है। तो ताबिश हारिस की वापसी जो है उसके बाद टीम कॉम्बिनेशन आपके हद तक इसमें बेहतरी जो है वो आपको नजर आ रही है? आप समझते हैं कुछ बेहतर होगी परफॉर्मेंस? बिल्कुल, हारिस के आने से बॉलिंग यूनिट में थोड़ी तब्दीली आई है, लेकिन इसके अलावा मैं समझता था इब्रार से ज्यादा डिजर्व करने वाले अगर कोई शख्स हैं, कोई थे, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही थे, साजिद अली। साजिद को वापस आना चाहिए था, उन्हें खिलाना चाहिए था। इवेंट पाकिस्तान में इवेंट हो रहा है, साजिद को आप खिलाते, वो यहाँ के जो है शेन वॉर्न बन जाते और वो यहाँ के शायद मरूम अब्दुल कादिर बन जाते। लेकिन आपने ऐसा किया कि यहाँ आपने इब्रार को खिला दिया। ना जाने, अब मैं वो लफ्ज बोलना नहीं चाहता, माहौल नहीं है, नजाकत नहीं है, मौका नहीं है कि क्या ये सिस्टम हमारा चल रहा है, लेकिन स्टिल स्टे पॉजिटिव। आपका अपना इवेंट है, आप होस्ट कर रहे हैं, आपको बहुत पॉजिटिव होना होगा इस वक्त। मैं समझता हूँ पुरानी बात मुझे मोहसिन नकवी साहब की याद आ रही है। हमारे मीडिया को भी जो है पॉजिटिविटी का मुजाहरा करना होगा, अपनी टीम का साथ देना होगा, इस कौम का यूनिटी का मुजाहरा करना होगा। ये वाहिद एक खेल ही है, हमारे 10,000 मसाइल हो, लेकिन ये क्रिकेट है जो पूरे कौम को जोड़ के रखता है। ये क्रिकेट है जिसने हर दिल की धड़कन को एक किया हुआ है। तो ये क्रिकेट ही है जो पाकिस्तान की क्राउड हो या फिर हिंदुस्तान की, दोनों को एक करके रखती है। और दोनों के दरमियान जो भी उन नरेंद्र मोदी की उस फासिस्ट सोच से कि अगर आपने एक इवेंट से दस्तबरदारी का पाकिस्तान में ना आने का मुजाहरा किया है, तो दूसरा जो आने वाले इवेंट्स हैं उसमें बुज़दिली का मुजाहरा ना करें। पाकिस्तान आए या किसी को देखें, हमारे जवान जो हैं अच्छा, कुछ ताबिश दीगर जो टीमें हैं उनकी भी बात कर लेते हैं, जैसे न्यूजीलैंड है, इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जनूबी अफ्रीका जैसी टीमें हैं। आप क्या समझते हैं कि आपके ख्याल में कौन सी टीम पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगी? पाकिस्तान के लिए कोई चैलेंज नहीं है, पाकिस्तान सिर्फ अपने लिए चैलेंज है। मेरे नजदीक पाकिस्तान वो टीम है जो बांग्लादेश को भी ऐसे हराएगी, हिंदुस्तान को भी ऐसे हराएगी, न्यूजीलैंड हो या फिर साउथ अफ्रीका हो, किसी भी टीम को ऐसे हरा देगी, आपके और मेरे वहमो गुमान में भी नहीं होगा, और ऐसे हार जाएगी आप और कुछ भी नहीं सकते हो। तो कुछ ही नहीं कह सकते। पाकिस्तान टीम एक वाहिद अनप्रेडिक्टेबल टीम है। आपने 2022 देखा है, 92 का वर्ल्ड कप देखा है, 2009 देखा है, 2011 देखा है, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान टीम जस्ट प्ले विद द मैरिकल्स, ये मैरिकल्स के साथ खेलने वाली टीम है, मौजज़ात पर खेलती है। तो हम अगर इस पर बात करें तो ये भूल होगी, गलती होगी, खता होगी, और हम गलत बात करेंगे तो मुनासिब नहीं है कि हम उस पर बात करें। एक ही हल है, एक ही चीज है, वो ये है कि वी शुड टॉक अबाउट पाकिस्तान, और अब पॉजिटिव आज बात करनी होगी। आपको पता है, आप जब भी मदिया मुझसे बात करती हैं, आई एम द वन एंड ओनली जो बड़ी नेगेटिव चीजों को हाईलाइट करते हैं, लेकिन आज मैं खुद भी कोशिश
पॉजिटिव एनर्जी है वो मैं आज और इस वक्त हमें पॉजिटिव एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ताबिश, पूरी कौम को, हमारी क्रिकेट टीम को, हम सबको। और हम दुआ करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी जो है हम जीतें। बहुत शुक्रिया ताबिश आपके वक्त के लिए। और बात कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी जो कि 18 साल बाद पाकिस्तान में जिसका इनेकाद हो रहा है, और ना सिर्फ क्रिकेट टीम जो है वो हमारी पाकिस्तानी वो पुरजोश है, बल्कि जो इंतजाम किए जा रहे हैं खासतौर पर चेयरमैन PCB की जानिब से, वो उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। और शायकीन क्रिकेट का जोशो बलबला है वो भी दीद नहीं है इस वक्त। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। और हम बात करें, ये सेगमेंट भी हमारा खेल पर ही है, क्योंकि खेल है तो हम सब तंदुरुस्त हैं। हमारा मुआशरा ना सिर्फ तंदुरुस्त, हमारे बच्चे बल्कि चुस्त भी हैं, एक्टिव भी हैं। पाकिस्तान में खेलों का मुस्तकबिल अब रोशन होता चला जा रहा है, और इसका सबूत हमारी नौजवान नस्ल के वो बासलाहियत खिलाड़ी हैं, वो हमारे होनहार बच्चे हैं जो आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। हाल ही में लाहौर फुटबॉल टीम ने मलेशिया में होने वाले फुटबॉल टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए कामयाबी अपने नाम की। ये जीत ना सिर्फ इन खिलाड़ियों की मेहनत और आज़म का नतीजा है, बल्कि पाकिस्तान में फुटबॉल के बढ़ते हुए मयार की भी अक्कासी करती है। आज के प्रोग्राम में हम इन नौजवान चैंपियंस की कामयाबी की कहानी जानेंगे, इनकी मेहनत, इनकी जिद्दोजहद और मुस्तकबिल के अहदाफ पर इनसे बात करेंगे। इस मौके पर ये तमाम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने मेहमान जो हैं आज मेरे साथ मेरे स्टूडियोज में मौजूद हैं। टीनेजर, ये बच्चे छोटे से किस तरह से खेल की तरफ राग़िब हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे क्रिकेट पे बड़ा फोकस किया जाता है। फुटबॉल जो है अब वो भी, उसका रुझान भी हमारे बच्चों में बढ़ता चला जा रहा है, जो कि बड़ी अच्छी बात है। और ये बच्चे जिनको आज मैंने इन्वाइट किया है, आज मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, ये फुटबॉल प्लेयर्स हैं। तो सबसे पहले इनके जो हेड कोच हैं जी, बुल्स फुटबॉल क्लब एंड अकेडमी के फाउंडर भी हैं, मुदस्सिर मुख्तार साहब, इनके कोच हमारे साथ हैं। आपको वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में। और हमारे साथ जी जावियान हैदर हैं, जो कि अंडर 16 कैटेगरी के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आज हमारे साथ हैं। हमारे साथ छोटा सा एक प्यारा सा प्लेयर, फुटबॉल प्लेयर भी मौजूद है, नाइल है हमारे साथ, और रुमान है। रुमान का मैं इंट्रोडक्शन कराती चलूँ जी, ये अंडर 16 टीम फुटबॉल टीम के कप्तान हैं। मैं चाहती हूँ कि नाइल, जो कि सबसे छोटा सा हमारा फुटबॉल प्लेयर हमारे साथ मौजूद है, नाइल से हम शुरू करते हैं। नाइल, आपको देखा, मैंने आपसे पूछा भी है, आपकी मतलब ज़्यादातर बच्चों का रुझान जो होता है ना, वो खेल, आजकल बच्चों का रुझान, अच्छी बात है कि खेल की तरफ बढ़ रहा है। जब स्टार्ट में आपने कहा मैंने फुटबॉल खेलना है, अब मम्मा पकड़ पकड़ के उठाती थी या खुद ही उठ जाते हो? किस तरह उठते हो? सुबह तो बच्चों को उठाना ही बड़ा मुश्किल होता है। जी, मैं तो इसलिए फ़ुटबॉल के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान रखा था, क्योंकि मेरा एक कज़न है, वो बहुत अच्छा खेलता है। वो अपनी, जब वो हमारे आउट ऑफ कंट्री रहते हैं ना, वो तो जब हमारी कंट्री आया था ना वो, तो उसकी वजह से मुझे फुटबॉल लेके आया होगा अपना, है ना? उसकी वजह से मुझे फ़ुटबॉल का शौक़ हुआ था। उसके बाद फिर मैं हाइलाइट्स देखनी शुरू हो गया गेम्स वगैरह के, जैसे कि रोनाल्डो को खेलते, मेसी को खेलते, तो उसकी वजह से भी मुझे शौक़ पड़ा। उसके बाद फिर मैंने ऑनलाइन देखा, मैंने अपने दोस्तों से पूछा कि मैंने फ़ुटबॉल सीखनी है, तो फिर मैंने सर मुदस्सिर की बुल्स की एकेडमी ज्वाइन की, और जब से मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। और मैं तो क्यों, कोई और खेल क्यों नहीं? आपको फुटबॉल ही क्यों अच्छा लगता है? मतलब आपको क्यों लगा कि मैंने इसकी तरफ ही जाना है? क्योंकि फ़ुटबॉल में ज़्यादातर मुझे इसलिए शौक़ हुआ क्योंकि क्रिकेट सब खेलते थे, और हमारे स्कूल में भी बहुत ज़्यादा बच्चे हैं जो फ़ुटबॉल खेलते हैं, और वही जैसे पहले भी बोला, रोनाल्डो की वजह से और मेसी की वजह से। अच्छा, रुमान से हम जानते हैं। रुमान, आप अंडर 16 जो टीम है उसके कैप्टन भी हैं आप, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस है? आप किस एज में फ़ुटबॉल खेलने की तरफ आपका ध्यान हुआ और कब आए इस तरफ? मैंने 2014 में बुल्स FC ज्वाइन की थी। मेरे फ़ुटबॉल का शौक़ ऐसे हुआ कि ये एक ऐसा स्पोर्ट था जिसमें मुझे अपना टैलेंट शोकेस करने को मिल रहा था। इवन दो आई प्ले ऑल स्पोर्ट्स, लेकिन मुझे फ़ुटबॉल एक ऐसा स्पेसिफिक स्पोर्ट लगा जिसमें मैं अपना टैलेंट शोकेस कर सकता हूँ और अपने दुनिया को बता सकता हूँ कि आवर कंट्री हैज़ टैलेंट। ठीक है, तो 2014 में आई जॉइन बुल्स FC एंड सिंस देन आई एम प्लेइंग इन दिस एकेडमी। हमारे ट्रेनिंग सेशंस होते हैं और हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं। कैप्टन होना कैसा फील करते हैं आप रुमान? और सबसे जो चैलेंजिंग आपके लिए कोई ऐसा वक्त रहा हो, सिचुएशन रही हो जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं? जी, हमारे बहुत टूर्नामेंट्स होते हैं, लाहौर में भी होते हैं और इंटरनेशनल भी होते हैं, लेकिन बीइंग अ कैप्टन इज़ नॉट दैट ईजी। आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आपने टीम को एक लीडर की तरह आपने रिप्रेजेंट करना होता है, और बहुत मुश्किल होता है कैप्टन बनना, लेकिन इफ़ यू प्ले एज अ टीम विद अ टीम तो आप बहुत अच्छा खेल सकते हो।
ठीक है। अच्छा जी, हमारे साथ मुदस्सिर मुख्तार साहब भी हैं, हेड कोच है, आप बुल्स फुटबॉल क्लब एंड अकेडमी के आप फाउंडर भी हैं। मुदस्सिर साहब, बड़ी अच्छी बात है, सबसे पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करती हूँ कि फुटबॉल की तरफ भी हमारे बच्चों को आप लेके आए, क्योंकि जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरी अपनी नॉलेज है, कराची के हमारे जो बच्चे हैं वो स्ट्रीट लेवल पे फुटबॉल खेलते हैं और बहुत अच्छा फुटबॉल खेलते हैं। मैंने खुद चूँकि कराची में भी रही हूँ, वहाँ पे पढ़ा भी है, तो मुझे पता है। पंजाब की अगर हम बात करें, लाहौर में अब मैंने देखा है कि गलियों में बच्चे फुटबॉल भी खेलना शुरू हो गए क्रिकेट के साथ साथ। तो ये ख्याल आपको कैसे आया, कब इस अकेडमी की आपने बुनियाद रखी, मुदस्सिर साहब? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं खुद एक फुटबॉलिंग बैकग्राउंड से हूँ और 2012-2013 में एज अ प्रोफेशनल प्लेयर अपना सर्विस प्रोवाइड कर रहा था, लेकिन मेरे साथ एक इंजरी ऐसी हो गई थी जिसकी वजह से मैं फ़ुटबॉल एज अ प्लेयर कंटिन्यू नहीं कर सका। तो उस वक्त एक प्लेटफॉर्म मुझे लगा कि ऐसा डेवलप करना चाहिए जहाँ पे प्लेयर्स को सिर्फ फुटबॉल सिखाया नहीं जाए, उनको ज़िंदगी के लिए असल चैलेंजेस के लिए भी रेडी किया जाए, जो उस वक्त शायद मेरे पास उस तरह से गाइड नहीं था। तो इस तरह से मुझे एक ख्याल आया था कोई ऐसा प्लेटफॉर्म रेडी करने का जहाँ पे मैं प्लेयर्स को सिर्फ इस गेम के लिए रेडी नहीं करूं, उनके जो लाइफ के असल चैलेंजेस हैं उनको फेस करने के लिए भी प्रिपेयर कर सकूं। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय जर्नी बैक इन 2014। फिर आहिस्ता आहिस्ता से बच्चे ऐड होते गए और अभी अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव few centers in Lahore। and स्टार्ट में कितने बच्चे थे आपके पास? We started with 5 kids। हमारे पास 5 बच्चे थे पहले दिन पे जो हमने स्टार्ट किया। और अब कितने हो गए? अभी अल्हम्दुलिल्लाह we have more than 500 players on board। 500 प्लस? वाह, ज़बरदस्त। दैट्स मीन कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अब बच्चे जो हैं, ज़ाहिर है। अब जावियान से जानते हैं। जावियान, आपने मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है देख करके कि आप तीनों ने ये जो मेडल्स पहने हुए हैं, आप विनर हैं, हमारे ये फुटबॉल विनर्स हैं जी, जिन्होंने पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन किया है और मुल्क से बाहर जाकर इन्होंने इतना अच्छा खेला है। जावियान, आपके बारे में, आप अंडर 16 कैटेगरी के लिए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी है, और कैसा रहा जब आप जीते वहाँ पर जाकर, आउट ऑफ कंट्री आपने खेला, तो फुटबॉल की तरफ आपका ध्यान, आपका एक्सपीरियंस जो है क्या शेयर करेंगे? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। ठीक है, फुटबॉल की तरफ मेरा बचपन से अट्रैक्शन थी, फुटबॉल को मैं बचपन से पसंद करता था, बचपन से ही हर वक्त फुटबॉल। इंस्पिरेशन किस खिलाड़ी से? इंस्पिरेशन मेरा रोनाल्डो से है। उसको मैं बचपन से देख रहा हूँ। अच्छा। उससे जो है मैंने शूटिंग सीखी, खुद सीखी, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर किया, फिर बुल्स देखा इंस्टाग्राम, फिर बुल्स का पता चला, फिर बुल्स को ज्वाइन किया, फिर वो बुल्स इतना अच्छा एक्सपीरियंस, अट्रैक्शन थी मेरी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल। आपके लुक्स और आपको देखना एकदम से वो रोनाल्डो के साथ थोड़ा सा वो भी है ना, मेरे जहन में आया, तो मैंने कहा चलो मैं पूछती, इंस्पिरेशन जो है आपका गेटअप भी बता रहा है कि रोनाल्डो से बड़े इंस्पायर हैं। हाँ जी। अच्छा, रोनाल्डो से बहुत इंस्पिरेशन है मेरी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल टूर पे जब मैं गया था ना, पहला कदम मैं गेम पे ये रख के सोचा था कि तुमने दो नेशन, तुम पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करो और बुल्स को भी रिप्रेजेंट करो, तो इस हिसाब से तुमने खेलना है, दिखाना है, पाकिस्तान में भी टैलेंट है, ये दिखाओ। ठीक है, तो उस हिसाब से फिर मैंने फिर इसी तरह करके फिर 5 गोल और 3-4 असिस्ट करके इंशाल्लाह जीत गया। जीत गए। देखा, रोनाल्डो की इंस्पिरेशन हमारे पास बैठी है और आप तो कैप्टन है इस टीम के। आपकी इंस्पिरेशन जो है किस फुटबॉल प्लेयर से है? और जब स्टार्ट में आपने फुटबॉल खेलना शुरू किया, एज क्या थी उस वक्त आपके? अब तो आप खैर से कैप्टन हैं, तो किस वक्त आपने स्टार्ट किया? फिर घर वालों, खास तौर पे अम्मी का क्या फीडबैक था इस पर? मैंने एज 5 से स्टार्ट किया था फुटबॉल खेलना, और द रीज़न मैं इंटरनेशनल खेलने गया या मैं अभी तक फ़ुटबॉल खेल रहा हूँ कि माई पेरेंट्स सपोर्टेड मी। मेरे ग्रैंडफादर, मेरी मदर, मेरे फादर, ये द पेरेंट सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, विदाउट पेरेंट सपोर्ट हम हमारे जो प्लेयर्स हैं वो अपना टैलेंट शोकेस नहीं कर सकते। ठीक है, और यही है। अच्छा जी, नाइल आप बताइएगा, फुटबॉल आपने अभी इस वक्त एज क्या है आपकी? मैं 12 साल का। 12 साल के बच्चे मुदस्सिर साहब, किस तरह से इनको आप एंगेज करते हैं? ये तो फिर हमारी अंडर 12 वाली कैटेगरी के प्लेयर्स हैं। हमारा जो इस मलेशिया वाले स्क्वाड का सबसे यंगेस्ट बच्चा था, ही वाज जस्ट 9 ईयर ओल्ड। हमारे पास एक 9 ईयर ओल्ड बच्चा था और उसके साथ 4 बच्चे हमारे पास 10 साल के भी थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी मैनेज देम जितना बेहतर हो सकता था, और उसी का रिज़ल्ट हमें फिर पिच के ऊपर भी नज़र आया। हमारी एज अ टीम कोशिश ये रही कि हम इनको ऑफ द पिच जितना भी ज़्यादा कंफर्ट दे सकते हैं वो दें, ताकि ये ऑन द पिच हमें उस तरह से परफॉर्म करके दे सकें जिस तरह से इनके पोटेंशियल है। तो इट वाज अ होल टीम एफर्ट जो हमें ग्राउंड में एज अ रिज़ल्ट ऑफ विन मिली। सो इट वाज अ कंप्लीट टीम एफर्ट। नाइल से ज़्यादा भी हमारे पास यंगर बच्चे थे इस ग्रुप के अंदर। तो पेरेंट्स खुद लेके आते हैं आपके पास?
जी जी, इसके अंदर जैसा मैंने अभी मेंशन किया कि ये एक टीम एफर्ट था, तो उस टीम के अंदर सिर्फ कोचेस या प्लेयर्स नहीं होते हैं, उसका एक बहुत मेजर एलिमेंट जो थर्ड कॉर्नर है वो पेरेंट्स का है। तो ये तीन मिल के जो ट्रायंगल बनाते हैं, दैट हेल्प अस टू ब्रिंग सच अचीवमेंट्स टू द कंट्री। अच्छा, कितने बड़े पैमाने पर आपकी एकेडमी है जिसको आप रन कर रहे हैं? किस तरह से आप मतलब इसको मज़ीद इन्हांस करना चाह रहे हैं? इन्हांस हम इसको इस तरह से करना चाह रहे हैं कि हमारे 2-3 और प्रोग्राम्स हैं जो हम फंडेड चलाना चाह रहे हैं, क्योंकि ये तो एक सेल्फ फाइनेंस अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन और भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फाइनेंस नहीं कर पाए लेकिन दे वर द डिज़र्विंग वंस। तो अब नेक्स्ट इवेंट्स के लिए हमारी रिक्वेस्ट भी है आपके इस चैनल के थ्रू, और हम खुद भी कोशिश कर रहे हैं कि इफ़ दे आर पीपल हु नो दैट दे कैन हेल्प, दे कैन कम ऑन बोर्ड और दे कैन कॉन्टेक्ट अस, ताकि हम उन बच्चों को भी इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा बना सकें जो सलाहियत तो रखते हैं लेकिन फाइनेंस और रिसोर्सेज की वजह से शायद इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा मतलब जो फाइनेंशियली नहीं अफोर्ड कर सकते, आप उनको भी हेल्प आउट करते हैं? कितने स्टूडेंट्स जिस हद तक हम कर सकते हैं हम अकोमोडेट करते हैं, लेकिन स्टिल हम एक एकेडमी लेवल पे उस तरह से हमारे रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट या किसी और इदारे की अगर हमारे साथ सपोर्ट हो तो हम इस चीज़ को और भी बेहतर से बेहतर तरीके से डिलीवर कर सकते हैं। ठीक है, आपने बताया फीस, अगर हम जो बच्चे इस वक्त फुटबॉल में इंटरेस्टेड हैं, वो आना चाहते हैं तरफ आपकी एकेडमी में एडमिशन लेना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं आपसे, तो स्टार्ट की उनके चार्जेस कितने होते हैं, किस तरह से एडमिशन लेते हैं, आपको किस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं? कांटेक्ट करने के लिए तो हमारे सोशल हैंडल्स अवेलेबल हैं, बाकी जो फील्ड्स हैं वहाँ पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिसके थ्रू वो कांटेक्ट कर सकते हैं। एक नॉमिनल सी फ़ीस होती है जो आपको पे करनी होती है टू बी द मेंबर ऑफ़ द एकेडमी, और उसके बाद मंथली फ़ी वगैरह होती है, लेकिन इसी प्रोग्राम के साथ हम एज ए एकेडमी जितना अकोमोडेट कर सकते हैं उन बच्चों को जो हमारे डिजर्विंग बच्चे हैं, तो उसके लिए भी हम एज एकेडमी कुछ ना कुछ। अच्छा मुदस्सिर साहब, ये नाइल जैसे आपने कहा कि इससे भी छोटी एज के बच्चे आपके पास तंग नहीं करते आपको? इनको मैनेज करना, इनको टैकल करना एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है, इसके लिए क्या करते हैं आप? उसके लिए आई गेस हमें ये ग्राउंड इतना पेशेंस दे चुकी होती है कि जब आप एक लेवल पे एक सर्टन कोचिंग एक्सपीरियंस आपके पास होता है तो फिर ये चैलेंजेस आपके लिए उस तरह से चैलेंज नहीं रहते हैं, वी एक्चुअली एंजॉय देम। तो एज अ कोच इनको मैनेज करना इज़ समथिंग दैट वी एंजॉय अ लॉट। लेकिन मेरे पास एक ग्रुप ऑफ पीपल जो मुझे इसमें हेल्प करने इसको मैनेज करने में हेल्प कर रहे थे, ओबियसली उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है, जिसमें मैं मेंशन करना चाहूँगा हमारे जो टीम मैनेजर थे सर कामिल, और उसके अलावा हमारे जो असिस्टेंट कोच थे सर मुजाहिद, उनकी कलेक्टिव एक एफर्ट की वजह से मैं इस रेंज ऑफ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स को मैनेज कर पाया। जिस तरह से हमारे पास 9 साल से लेके 16-17 साल तक के बच्चे थे, तो इनको मैनेज करना एक टास्क है, लेकिन अगर आपके पास अच्छी टीम हो ऑन बोर्ड तो आई डोंट थिंक सो कि इट्स सच अ बिग टास्क। मलेशिया में जाके आपने खेला जावियान, तो कैसा फील किया आपने उस वक्त? क्या फीलिंग्स क्या थी कि मैं आउट ऑफ कंट्री जा रहा हूँ, फिर रोनाल्डो की इंस्पिरेशन, वो जज्बात जब खेलते हो, जब फुटबॉल सामने होता है, आप मैदान में होते हो, तो क्या जहन में उस वक्त क्या चल रहा होता है? जहन में ये चल रहा होता है कि इस बॉल को नेट से पीछे लेके जाना है। अच्छा, ठीक है, गोल करना है, टीम को जितवाना है, या बॉल को देख के यही सोच रहा होता हूँ कि जीतना है और कुछ मैच जीत के जाना है और कुछ नहीं करना, क्योंकि जीतेंगे तो फिर कुछ कर सकते हैं ना, इस तरह हार के तो फिर आना कोई फ़ायदा नहीं होता। तो जीतना होता है, हर जगह जीत के बारे में सोच के जाता हूँ तभी कुछ करता हूँ। अगर हार के बारे में वैसे ही गलत सोच के जाऊँगा तो फिर कुछ होएगा ही नहीं। तो इसलिए उसको बहुत मोटिवेट करके मैं चलता हूँ। तो मोटिवेशन जो है वो कोच साहब देते हैं? कोच देते हैं, सर मुजाहिद, सर मुदस्सिर ने बड़ी मेहनत की है, 2-3 महीने लगे हुए थे, हम सुबह जाते थे, खेलते, ट्रेनिंग करते थे, बहुत मेहनत है इसके पीछे। लेकिन आपको पता है हर चीज़ मेहनत मांगती है, तो मेहनत करके फिर मेहनत का सिला अल्लाह ने दे दिया। बेशक, और मेहनत करनी चाहिए आपको। जब आप जीत का आज़म लेके जब घर से निकलते हैं, तो आप बताइएगा रुमान, स्कूल को, स्टडी को और फुटबॉल को एक साथ मैनेज करना ये किस तरह पॉसिबल है? मैं तो अभी फ़िलहाल बीकन हाउस रिंगर्ड कैंपस में पढ़ रहा हूँ। अच्छा। लेकिन एज एन एथलीट हमें इन चीज़ों को बैलेंस रखना चाहिए, इक्वल रखना चाहिए, ताकि स्टडीज़ और जो स्पोर्ट्स है वो इक्वल रहें, ताकि मतलब पेरेंट्स भी ना डांटे हैं, लेकिन ये भी तो ज़रूरी है ना? वो मतलब एट द सम पॉइंट हमारी स्टडीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, तो उनको बैलेंस रखना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल एथलीट बनना है तो आपको वो ये दोनों चीज़ें बैलेंस रखनी होती हैं। बिकॉज अभी हम जिस एज में, हमारा तो स्कूल है, फिर आगे यूनिवर्सिटी होती है, तो हमें फिर ये जो अपनी स्कूल लाइफ होती है, ये स्टडी लाइफ होती है, इसको मेंटेन रखना होता है एज एन एथलीट। नाइल, आप बताइएगा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं क्लास 8 में हूँ। 8 क्लास में? अच्छा, ज़बरदस्त। तो किस तरह से स्टडी को कितना टाइम देते हो, फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए कितना टाइम होता है, और फिर किस तरह आप अगर जिस दिन नहीं जा पाते हो अकेडमी, तो उस दिन किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं आप?
जैसे पिछले दिनों मैं मलेशिया गया था 1 हफ्ते के लिए, उसकी मैं पढ़ाई इस हफ्ते कवर अप कर रहा हूँ। और वो ज़ाहिर होमवर्क सारा इकट्ठा हुआ होगा। जी, वो बाबा ने भी बोला था कि इस वीक एकेडमी नहीं जाना क्योंकि पढ़ाई कवर अप करो। और क्या जिस दिन मेरी डेली रूटीन होती है कि मैं जैसे ही क्लब आता हूँ मैं नहाता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर मैं 1 घंटा पढ़ाई करता हूँ, उसके बाद सो जाता हूँ। जावियान, गली के बच्चों को आप इनवाइट करते हैं खेलने के लिए अपने साथ? उनको भी मोटिवेट करना चाहिए ना, मोटिवेट करते हैं गली के बच्चों के साथ खेलते? मैं खेलता हूँ उनके साथ। मैं गली से शुरू किया था, पहले गली में खेलता था। तो फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता फिर ऊपर आया है। ऊपर से माई स्कूल इज़ वेरी सपोर्टिव टू मी, LGS JTI वो बहुत सपोर्ट करते हैं। उनका वैसे ही उनका कोई ऐसा नहीं होता कि मसला नहीं है, कभी भी जाके आप खेल सकते हो, ट्रेनिंग कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। तो हर जगह से सपोर्ट है, तो इंशाल्लाह आगे जाके बड़ा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है। अच्छा मुदस्सिर साहब, एडमिशन का तो ऑलरेडी आप हमें बता चुके हैं कि किस तरह से जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। आप ये बताइएगा आपके ट्रायल्स कब से शुरू होते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है? हमारे रेगुलर एकेडमी के अंदर कुछ स्ट्रक्चर हमने इस तरह से की हुई हैं चीज़ें। जब भी कोई अपकमिंग इवेंट आ रहा होता है तो हम इंटरनली पेरेंट्स को हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसके थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन पास आउट करना शुरू कर देते हैं टाइमली। अब जिस तरह से हमारा ये मलेशिया वाला जैसे ही फाइनल हुआ था कि हम इस इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, तो 2 महीने पहले हमने इसकी स्क्रूटनी स्टार्ट कर दी थी कि कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। फिर उसके साथ ही हमने टाइमली इसकी प्रिपरेशन भी स्टार्ट की थी। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ हैं मुदस्सिर मुख्तार साहब जो कि हेड कोच हैं, अकेडमी में रन करते हैं बुल्स फुटबॉल क्लब एंड अकेडमी, जिसके फाउंडर भी हैं। और नाइल थे हमारे साथ, रुमान थे, जावियान, आप सबका बहुत शुक्रिया। इंस्पिरेशन है आप वाकई हमारे लिए, और हमारे लिए एक प्राउड की बात भी है। ये छोटे छोटे जो फुटबॉल प्लेयर्स आज हमारे साथ विनर्स हैं जो हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है। अभी एक ब्रेक वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। और इंतजार सिर्फ चंद ही घंटों का बाकी रह गया है। 29 साल बाद पाकिस्तान एक बार फिर से ICC चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम में आज से क्रिकेट का सबसे बड़ा मार्का शुरू होने जा रहा है, जहां इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। इस तारीखी इवेंट के लिए सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम हो चुके हैं। कराची भर में हाई अलर्ट है। नेशनल बैंक स्टेडियम और गिरदरवाह में सख्त हिफाजती इक़दाम किए गए हैं। गैर मुल्की टीमों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी और शायकीन के लिए जदीद सहूलियात रखी गई हैं। ये सब इस बात का सबूत है पाकिस्तान एक महफूज और बेहतरीन मेज़बान के तौर पर दुनिया के सामने आ रहा है। इफ्तिताही तकरीब को यादगार बनाने के लिए पाकिस्तानी एयरफोर्स के शेर दिल स्क्वाड्रन का शानदार फिजाई मुजाहरा भी किया जाएगा, जिससे शायकीन का जोश खरोश अरूज पर पहुंच जाएगा। क्रिकेट का यह आलमी मेला न सिर्फ पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस के लिए खुशी का मौका है, बल्कि मुल्क के मुस्बत तशख्खुस को दुनिया भर में उजागर करने का एक सुनहरी मौका भी है। कराची से हमारे नुमाइंदे हम्माद यूसुफ हमारे साथ हैं, जो हमें ग्राउंड की ताज़ा तरीन सूरत हाल और कराची में चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के क्या इंतजाम किए गए हैं उनसे हम जानते हैं। हम्माद, अपने मॉर्निंग शो में आपको वेलकम करते हैं। बताइएगा चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का क्या मंजर इस वक्त देख रहे हैं कराची में आप? जी बदिया, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो। और बिल्कुल इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं और बिलाखिर 29 साल बाद पाकिस्तान को एक बार फिर ICC की मेज़बानी मिल गई है और चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। और इफ्तिताही मैच आज खेला जाने वाला है जो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज था ये, जो तमाम तर तैयारियाँ थी, स्टेडियम के रेनोवेशन का काम था, ये सब बड़ा एक चैलेंज था जो कि बर वक्त पाकिस्तान ने जो है वो मुकम्मल किया। आज जो मैच होने जा रहा है एक बड़ा मैच है, बड़ा टाकरा है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान, क्योंकि ट्राई सीरीज में भी फाइनल में भी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आपस में टकराए थे और अब चैंपियंस ट्रॉफी का इफ्तिताही मैच में भी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आपस में टकराने जा रहे हैं। तो शायकीन क्रिकेट बहुत पुरजोश हैं। सुबह से ही स्टेडियम के बाहर गहमा गहमी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शायकीन की आमद का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। स्टेडियम में शायकीन के दाखिले की इजाज़त जो है वो बताया जा रहा है कि 11 साढ़े 11 के बाद उनको इजाज़त मिलेगी। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम हैं। शायकीन के लिए जो है वो टोटल 6 से 7 दरवाजे मख्तस किए गए हैं, जिसमें गेट नंबर 3, 4, 6, 12, 13 और 14 के गेट नंबर हैं, जहां से वो आसानी जो है वो स्टेडियम के अंदर दाखिल हो सकते हैं। इसके अलावा उन्हें अपना ओरिजिनल NIC साथ लाना है और ओरिजिनल फिजिकल टिकट जो उन्होंने ख़रीदा था वो टिकट लाना है। कोई टिकट की फ़ोटो कॉपी या ऑनलाइन टिकट जो उन्होंने प्रिंट आउट निकलवाया वो टिकट की कॉपी जो है यहाँ पर काबिल कबूल नहीं होगी। और पार्किंग का अगर मैं आपको बताऊँ तो इसी के साथ चाइना ग्राउंड है, एक्सपो सेंटर है और नेशनल कोचिंग सेंटर है, जहाँ पर पार्किंग मख्तस की गई है।
शायकीन के लिए कि वो वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करके स्टेडियम के अंदर उनको तमाम तर सहूलियात मिलेगी। यहाँ कैंटीन्स बनाई गई है शायकीन के लिए, बाहर से खाना लाना यहाँ पर अलाउ नहीं है, तो अंदर कैंटीन्स वगैरह बनाई गई है। तो शायकीन जो है वो बहुत पुरजोश है। बाहर हमें स्टेडियम के नज़र आ रहा है कि शायकीन इस वक्त कौमी परचम लिए जो है वो यहाँ पर घूम रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि गेट खुले और वो अंदर जाके बैठें। तो पहला मैच इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान है और पाकिस्तान भी फॉर्म में है और न्यूजीलैंड भी फॉर्म में है। तो जो ये टाकरा है वो काबिल होगा। इसके बारे में आप हमें बता रहे हैं, तो जो गैर मुल्की यहाँ पर टीमें मौजूद हैं, इनकी सिक्योरिटी किस किस्म की रखी गई है, क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए सिक्योरिटी दोनों टीमों की जितनी भी टीमें इस वक्त कराची में मौजूद हैं, जैसे 4 टीमें इस वक्त कराची में मौजूद है जिसमें साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान, ये 4 टीमें इस वक्त कराची में मौजूद हैं। इनकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। होटल से लेकर स्टेडियम तक के रास्तों पर पुलिस और रेंजर्स के जवान तैनात कर दिए गए हैं। जब वो होटल से निकल के स्टेडियम तक आते हैं तो पूरे रोड को जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। किसी किस्म का ट्रैफिक को जाने की उस रोड पर इजाज़त नहीं होती। तो फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। और इस वक्त भी जो मैच है, मैच के दिन भी 6000 के करीब बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी एहलकार जिसमें पुलिस और रेंजर्स के जवान जो है वो तैनात किए गए हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए जो बैकअप फोर्स भी जो है तैयार की गई है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैच के दौरान यहाँ पर जो स्टेडियम के रास्ते बंद होते थे, आज उन रास्तों को जो है वो खोला रखा जाएगा। ट्रैफिक प्लान जो है वो मरतब कर दिया गया है। तमाम जो रास्ते हैं, शाह सुलेमान रोड है, तमाम जो इसके पुल वगैरह हैं, यहाँ पर जो है वो तमाम ट्रैफिक को जाने की इजाज़त होगी, कोई भी ट्रैफिक बंद नहीं होगा। इसके अलावा शायकीन के लिए एक बड़ी खुशखबरी ये है कि ओपनिंग सेरेमनी तो नहीं होने जा रही, लेकिन के हवाले से कराची में कोई खुसूसी तकरीबात या फिर जश्न का इनेकाद भी किया जा रहा है शायकीन के लिए, किस तरह से महसूस होंगे शायकीन? हाँ देखिए, पहले जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी वही एक जो है चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीब का उसको कहा गया था कि स्टेडियम की जो इनॉग्रेशन थी वही चैंपियंस ट्रॉफी की तकरीब थी। चैंपियंस ट्रॉफी की जो खुसूसी तौर पे जो तकरीब होती है, ओपनिंग सेरेमनी, वो जो है वो कराची में नहीं होने जा रही। लेकिन उसके मुतबादिल जो है वो हमारे शेरदिल जवानों ने एक शायकीन का दिलजोई के लिए और शायकीन की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए एयर शो का इनेकाद किया है। तो मैच से कबल जो है वो एयर शो होगा जिसमें जो है हमारे शेरदिल जवान फ़िज़ाई मुजाहिरा करेंगे, जिसमें हमारे F-17 और F-16 के तैयारे जो है वो आवाम को अपने जो है महारत दिखाएंगे। तो आवाम कोई ओपनिंग सेरेमनी तो नहीं होने जा रही, लेकिन उसकी मुतबादिल जो है यहाँ पर एयर शो होगा कराची में, जिसको देखने के लिए भी आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है। हमने कुछ लोगों से जब बात की थी, उनका ये भी कहना था कि हम जो है वो एयर शो देखने के लिए यहाँ पर आए हैं और स्टेडियम में जाने की अगर नहीं भी इजाज़त मिले तो हम बाहर से जो है वो एयर शो देखेंगे। तो एयर शो के लिए भी काफ़ी यहाँ पर शायकीन की बड़ी तादाद जो है वो मौजूद हमें नज़र आ रही है। जी ठीक है हमाद, जो कराची के शहरी हैं, दुकानदार हैं, ताजिर तबका है, इनकी जानिब से क्या रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है आज के इस मैच को लेकर के? क्योंकि जब इस तरह के मैचेस होते हैं तो फिर जो कि बहुत बड़े मैचेस हैं चैंपियंस ट्रॉफी के, ये तो फिर शराइत भी लगाई जाती हैं, आपस में बेट लगाते हैं, खुशी से सेलिब्रेशंस की जाती हैं। क्या देख रहे हैं आप? जी बदिया, सेलिब्रेशन तो अपनी जगह है बिल्कुल, और कारोबार की अगर आपने बात की तो इस वक्त कारोबार जो स्पोर्ट्स का है वो जो है वो उभर गया है, बढ़ गया है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो चैंपियंस ट्रॉफी में फ़रोख्त की जाती हैं चीज़ें वो कौमी टी शर्ट्स होती हैं या दीगर टीमों की टी शर्ट्स होती हैं, वो जर्सियाँ फ़रोख्त की जाती हैं। इसके अलावा झंडे वगैरह, कैप्स होती हैं और बड़ी चीज़ें होती हैं जो शायकीन जाते हैं। जी, लेकिन बाजों की तो इजाज़त नहीं होती नेशनल स्टेडियम में। इस वक्त जो है लोग अगर बाजे वगैरह लेकर आते हैं तो वो लेकर रख लिया जाता है, किसी भी नॉइस पॉल्यूशन वगैरह की यहाँ पर इजाज़त नहीं दी जा रही। बाकी टी शर्ट्स और कैप्स और कौमी परचम वगैरह तो जो है फ़रोख्त किए जा रहे हैं, तो वो भी बड़ी तादाद में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और शायकीन क्रिकेट का भी यही कहना है कि जो टी शर्ट पहन कर मैच देखने आते हैं उनका भी यही कहना है कि हमें बहुत जो जिस टीम को वो सपोर्ट करते हैं उस टीम की टी शर्ट पहन कर मैच देखने में उन्हें बहुत अच्छा लगता है। जबकि कारोबारी हजरात है, जब हमारी उनसे बात होती है उनका यही कहना था कि पाकिस्तान के बाद जो सबसे ज़्यादा शर्टें फ़रोख्त हुई हैं इस वक्त कराची के अंदर, वो इंडिया की शर्टें फ़रोख्त हुई हैं, जिसमें जो है विराट कोहली लोगों ने बहुत लिखवाया है। जी ठीक है, ज़बरदस्त। ये क्रिकेट से जो मोहब्बत करने वाले हैं, शायकीन क्रिकेट हैं, उनके अपने जज्बात हैं। प्लेयर कोई भी हो सकता है, चाहे वो कोई भी हो। शहरियों से आपने बात की है, शहरियों का जोशो बलबला कैसा है, क्या कहते हैं आज के इस मैच को लेकर के?
देखिए, शहरियों का जोश और जज्बा तो काबिल दीद है और उनका यही कहना है कि पाकिस्तान आज का मैच खेले और अपनी जारहाना अंदाज में खेले, बाबर आजम जो है वो कम बैक करें। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान आज का मैच जीतकर फातिहाना आगाज़ करे, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का अगला मैच जो है वो हिंदुस्तान से होने जा रहा है, जो कि सबसे ज़्यादा ख़तरनाक मुकाबला जो है वो होता है। दोनों ही मुल्कों के जो अवाम हैं वो दिल थाम के बैठे होते हैं इस मैच के लिए। तो अगर पाकिस्तान आज का मैच जीत जाता है तो पाकिस्तान के पास हिंदुस्तान से मैच खेलने के एक चांस होगा। खुदा न करे अगर वो हिंदुस्तान से मैच हार जाता है तो उसको बांग्लादेश के बाद उसके बाद अगला मैच बांग्लादेश से होगा, तो वो जीतकर वो सेमीफाइनल में जगह बना सकता है। लेकिन अगर आज का मैच खुदा न करे पाकिस्तान हार जाता है तो उसके बाद दोनों मैचेस जीतने के जो है वो आखिरी चांस होगा। कोई भी मैच हारा तो सब पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं जाएगा। तो शायकीन जो है वो यही कह रहे हैं कि आज का मैच जीतना किसी भी तरह पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है और आगे भी जो जितने भी मैचेस हैं पाकिस्तान जीतकर जो है वो अनबीटेबल इस लीग में रहे। अच्छा अहमद, ये भी बताइएगा इफ्ताही मैच के जो टिकट्स हैं इनके फरोख्त और साथ ही साथ स्टेडियम में दाखिले के हवाले से क्या गाइडलाइंस क्या जारी की गई हैं? जैसे मैंने आपसे पूछा कि बाजी, आपने कहा कि नहीं वो तो लेके रख लिए जाते हैं, जब उनको एंट्री पासेस जो है वो दिखाते हैं तो उनको अंदर भेजा जाता है स्टेडियम के। और क्या इंतजामात हैं, गाइडलाइंस कैसी हैं? देखिए, इस वक्त जो गाइडलाइंस दी गई है हिकमत अमली, लोगों को ये अख्तियार करने को कहा गया है कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो फिजिकल टिकट लेके आए। टिकट की फ़रोख्त की आपने बात की, सबसे पहले तो बता दूं कि जिस दिन फिजिकल टिकट फ़रोख्त होने थे, सबसे कम जो टिकट था आज के दिन का, आज पहला मैच था पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का, वो 2000 रुपये उसकी कीमत मुकर्रर की थी और 2000 रुपये का जो टिकट था वो 10 मिनट के अंदर, 10 से 15 मिनट के अंदर तमाम सेंटर 36 सेंटर्स कराची में कायम किए गए थे। वो तमाम सेंटर से 10 से 15 मिनट के अंदर वो तमाम 2000 वाले टिकट्स ख़त्म हो गए थे। तो शायकीन क्रिकेट ने इतनी बड़ी तादाद में जो है वो टिकट्स की ख़रीदारी की थी। तो उसके बाद 4000 वाला टिकट था, 10,000 वाले टिकट से वो भी जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए थे। तो टिकट्स जो है वो बड़ी तादाद में लोगों ने खरीदे हैं। इसके अलावा जो उनको हिदायत जारी की गई है वो ये है कि आपने ओरिजिनल टिकट यहाँ लेकर आना है, उसके साथ आपने जो है वो अपना ओरिजिनल NIC लेकर आना है और 6 से 7 गेट जो है वो मख्तस किए गए हैं जहाँ से शायकीन को जाने की, स्टेडियम जाने की इजाज़त होगी। इसके अलावा खाने पीने के सामान वो साथ नहीं ला सकते। पार्किंग उनके लिए मख्तस की गई है जिसमें जो है नेशनल कोचिंग सेंटर है और ये एक्सपो सेंटर है और चाइना पार्किंग है। यहाँ पर अपनी गाड़ियाँ पार्क करके वो बासानी जो है स्टेडियम आ सकते हैं। किसी किस्म की स्टेडियम के अंदर दाखिले की पाबंदी उनको गाड़ियों के साथ नहीं होगी। VIP, सिर्फ VIP जो है वो स्टेडियम के अंदर दाखिला कर सकते हैं। तो शायकीन जो है वो उनको ये तमाम हिदायत दी गई हैं और इन हिदायत पर उनको अमल करने के जो है कहा गया है। जी अच्छा अहमद, पाकिस्तान एयरफोर्स का जो शेरदिल स्क्वाड्रन है उनका जो फ्लाई पास का मुजाहिरा है वो कहाँ पर देखा जा सकेगा और कितने बजे होने जा रहा है ये? देखिए, मैच से कबल ही होगा, 1 से 1.5 घंटे पहले जो है ये एयर शो होगा जो कि स्टेडियम में बैठकर भी देखा जा सकता है और स्टेडियम के बाहर भी लोग देख सकते हैं बासानी, क्योंकि जो ये एयर शो होने जा रहा है ये स्टेडियम के ऊपर से जो है जवान एयरक्राफ्ट लेकर जो है वो गुजरेंगे। जिसके बाद जो स्टेडियम के साथ के जो लोग हैं, जो स्टेडियम के करीब करीब जो लोग खड़े होंगे वो भी बासानी देख सकेंगे। लेकिन ये महसूस जो होगा वो स्टेडियम के लोग जो स्टेडियम में शायकीन बैठे हैं या VIP गेस्ट बैठे हैं उनके लिए एक तकरीब की जा रही है जिससे लोग जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। और शेरदिल जवान को देखने के लिए ही बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और एक्साइटेड नज़र आ रही है। यहाँ पर लोग हाथों में कौमी परचम थामे खड़े हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि बस गेट खुले और वो स्टेडियम में दाखिल हों। सदर मुमलिकत आज के इस जो मैच है इसके मेहमान ख़ुसूसी हैं, तो उनकी आमद कब तक मुतवक्के है, उस हवाले से क्या अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, क्या माहौल देख रहे हैं आप? देखें, सदर मुमलिकत की आमद बिल्कुल मुतवक्का है। आज के मेहमान ख़ुसूसी है सदर ज़रदारी पाकिस्तान जो है वो आएंगे और उनकी तैयारियां बिल्कुल हो चुकी हैं, तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। अब से कुछ देर बाद स्टेडियम में दाखिले की इजाज़त भी होगी। लेकिन उनका ये है कि वो जब आएंगे तो जब मैच शुरू होगा, जैसे 2:30 बजे की टाइमिंग है मैच की, तो वो 2 या 2:15 तक जो है वो स्टेडियम पहुँचेंगे। तो उनके लिए भी फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो तैनात की गई है। जिस तरह टीमों की सिक्योरिटी दी जाती है, टीमों को भी शारा फैसल कॉर्डन ऑफ कर जाता है, पुलिस और रेंजर्स के जवान खड़े होते हैं, इसी तरह सदर मुमलिकत के लिए भी सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात है। 5 से 6 हज़ार से ज़ायद जो है पुलिस और रेंजर्स के एहलकार तैनात किए गए हैं। तो सिक्योरिटी की हमने देखा कि यहाँ पर फुल प्रूफ इंतजामात है। स्टेडियम के एतराफ़ में किसी भी गैर मुतल्लिका गाड़ियों को भी जो है खड़े होने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। ठीक है, आपने हमें बताया। आप कराची ट्रैफिक के लिए जो प्लान है वो भी हमें बता दें ताकि शायकीन को वहाँ पर पहुँचने में और दीगर जो रोज़मर्रा के मामलात हैं उनमें मुश्किलात का सामना न करना पड़े।
देखिए शायकीन को स्टेडियम पहुंचने के लिए किसी किस्म की मुश्किलात नहीं होगी, ताहम कि उनको थोड़ा ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रैफिक प्लान जो बताया गया है उसमें कोई रोड जो है स्टेडियम के आने वाली कोई भी सड़क जो है वो बंद नहीं की जा रही। तमाम सड़कें खुली रहेंगी। शाह सुलेमान रोड हो गया, कारसाज रोड हो गया, तमाम सड़कें जो स्टेडियम की तरफ आ रही हैं वो तमाम सड़कें खुली रहेंगी। तो शायकीन जो है वो आसानी अपने उसी रूट पर जो स्टेडियम की तरफ आता है वो अपने रूट इख्तियार करके यहाँ पर स्टेडियम तक पहुँच सकते हैं। ताहम कि उनको सिर्फ ट्रैफिक का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जो गाड़ियाँ स्टेडियम की तरफ आएंगी उनकी जो है वो चेकिंग की जाएगी। चेकिंग की वजह से गाड़ियों को थोड़ी देर रोका जाएगा, जिसकी वजह से थोड़ा ट्रैफिक मुतासिर होगा। उनको थोड़ा ट्रैफिक का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अगर जो स्टेडियम आ रहा है तो और वो ही जो है वो स्टेडियम का रोड जो है वो रोड इख्तियार करे। मैं तो उनको यही कहूँगा जो जिन्हें स्टेडियम नहीं आना वो कोई मुतबादिल रास्ता जो है इख्तियार करके अपनी मंजिल की तरफ जाएँ, क्योंकि अगर वो स्टेडियम का रास्ता देते हैं तो चेकिंग वगैरह इसी के से उनको सूरत हाल से गुजरना पड़ेगा और जिसकी वजह से उनको ट्रैफिक का थोड़ा सामना करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, आपने बताया कि 2000 रुपए की टिकट जो आज के इस मैच की फरोख्त हुई और चंद ही घंटों में तमाम टिकट्स खत्म भी होगी। क्या ब्लैक में भी कोई टिकटें फरोख्त हुई हैं? देखिए इस पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि कोई टिकट फ़रोख्त हो, और क्योंकि पहले ये कहा गया था कि एक NIC पर 4 टिकट सिर्फ अलाउ है। लेकिन जब हमने वहाँ पर पहुँचे और हमें पता चला जो लोग वहाँ बाहर खड़े थे जिनको टिकट नहीं मिली, उन्होंने बताया कि एक शख्स आके जो है वो 10-10 टिकट्स लेके जा रहा है। तो ऑब्वियसली वो 10 टिकट्स अगर लेके जा रहा है तो ये गैर कानूनी तरीके से लेके जा रहा है, क्योंकि एक NIC पर सिर्फ 4 टिकट्स अलाउ थी, वो 10 टिकट कैसे लेके जा रहा है। दूसरी चीज़, वो 10 टिकट लेके जा रहा है तो वो ब्लैक में अगर बेचेगा तो वो ब्लैक में बेचेगा, तो उसके बाद मैच शुरू होने के बाद ही असल चीज़ सामने आएगी कि स्टेडियम के बाहर कौन ब्लैक में जो है वो टिकट बेच रहा है। लेकिन सख्ती होनी चाहिए थी जब टिकट फ़रोख्त हुए, इस चीज़ पर सख्ती होनी चाहिए थी कि कोई एक NIC पर जो है वो 4 टिकट अगर अलाउ होते हैं वो 4 से ज़ायद ना ले। लेकिन इस तरह के जो है वाक़यात हुए हैं, 4 टिकट से ज़्यादा लोगों ने लिए हैं, किसी ने 5 लिए, किसी ने 6 लिए हैं। जब हमारी उनसे भी बात हुई तो उनका ये कहना था कि हमने 2 NIC पे लिए और हमने ऑनलाइन बुकिंग करवाई थी, जिसकी वजह से हमें ये जो है वो इतने टिकट्स मिल गए। तो इस पर सख्ती तो पहले होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई। लेकिन अब देखें कि आगे क्या होता है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है वो टिकट से महरूम हो गए और जो स्टेडियम आना चाहते थे और टिकट ख़रीदना चाहते थे या 2000 वाला टिकट लेना चाहते थे और वो थोड़ी देर से पहुंचे और टिकट ख़त्म हो चुका था, तो वो बेचारे जो है वो बाहर खड़े रहे। और आज भी जो है काफ़ी लोग स्टेडियम के बाहर ऐसे हैं मौजूद जिनके पास टिकट नहीं है लेकिन वो अंदर जाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हम्माद आपका, आपने तमाम तर तफसीलात से हमें अपडेट किया। जाहिर है आज कराची के अंदर इंतहाई अहम मैच इस चैंपियंस ट्रॉफी का होने जा रहा है और सदर मुमलिकत जो है आज के इस मैच के मेहमान खसूसी हैं और 2 से 2:30 बजे तक ये मैच जो है शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर सबसे ख़ास बात आज के इस मैच की ये है कि एयरफोर्स के शेर दिल स्क्वाड्रन जो है आज फ्लाई पास का मुजाहरा भी करेंगे और कराची शहर में इस वक्त रौनकें और गहमा गहमी जो है वो देखने लायक है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो है ये हमारे मुल्क में इसको जिस तरह से फ़रोग़ दिया जा रहा है, जिस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, शायकीन क्रिकेट का जोश वलवला जो है वो दीदनी है, वो देखने वाला है। और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारी दुआएं, हमारे इमोशंस, हमारी जो है कोशिशें हमारी क्रिकेट टीम की भी वो पूरी हैं कि हम ये चैंपियंस ट्रॉफी जो है जीते। आज के ये मैच और उसके बाद फिर जो अगला मैच है वो तो लहू गरमा देने वाला मैच है जी, और उस मैच का बड़ी शिद्दत से इंतजार किया जा रहा है जो कि दुबई में खेला जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैच। तो चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के हवाले से आपको अपडेट किया। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, आप हमारे साथ ही रहिए। अभी हमारा जो सेगमेंट है, इस सेगमेंट में बात करते हैं जी अच्छी सेहत की। अच्छी सेहत जो है अच्छी नींद से बहुत रेलिवेंट है। अच्छी नींद अगर है तो अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी भी हमारी है। लेकिन जदीद तर्ज़ ज़िंदगी, दबाव और बेतरतीबी ने लोगों की नींद के मयार को बुरी तरह से मुतासिर कर दिया है। नींद की कमी सिर्फ थकन और सुस्ती का सबब नहीं बनती, बल्कि ये दिल की बीमारियों, हाई ब्लड प्रेशर, जहनी दबाव, दीगर सेहत के मसाइल का बाइस भी बन सकती है। नींद की खराबियों में बेख्वाबी, नींद में सांस रुकने की बीमारी और दीगर पेचीदगियाँ शामिल हैं जो बराह रास्त दिल और सांस की सेहत पर असरअंदाज होती हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम नींद और सेहत से ताल्लुक़ पर जो हमारा है इस पर हम डिटेल से बात करेंगे और जानेंगे कि नींद की कमी, नींद की बीमारियों और उनके मुमकिन असरात से हम किस तरह से बच सकते हैं। तो हमारे साथ मौजूद है जी डॉक्टर सजीद बोहरा साहब, जो कि मारूफ चेस्ट फिजिशियन भी हैं और स्लीप स्पेशलिस्ट में हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम करते हैं अपने मॉर्निंग शो में आपको। सबसे पहले नींद का और सेहत का जो ताल्लुक है इस पे हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या कहेंगे? नींद जो है ये हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो स्लीप मेडिसिन जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ उसमें हम लोग नींद की जो 6 कैटेगरीज हैं जिसकी बीमारी को हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो स्लीप एपनिया रिलेटेड जो डिजीज़ होते हैं जिसमें सांस के मसले होते हैं नींद में,
इसके अलावा जो है नींद ना आना, ये भी एक बीमारी की टाइप है। इसी तरह बहुत ज़्यादा नींद आना, फिर जो है जो ख्वाब वगैरह आते हैं उल्टे सीधे, वो भी उनसे भी हम डील करते हैं। लाइकवाइज अगर कोई मूवमेंट डिसऑर्डर है, नींद में चलना फिरना या नींद में हाथ पैर बहुत ज़्यादा हिलाना, उस तरह की डिजीज़ से भी डील करते हैं। और फिर जो हमारी स्लीप क्लॉक होती है ब्रेन में, कि हम पाकिस्तान में रह रहे हैं और अगर यूएस मूव होते हैं या यूके मूव होते हैं, तो जो हमारी स्लीप क्लॉक की रीसेटमेंट है उससे भी हम डील करते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे कि आपने बताया कि हाथ पांव को हिलाया जाता है, कुछ नींद में बहुत ज़्यादा बातें भी करते हैं, रूटीन में जो सारा कुछ होता है वो बातें करना उस तरह की, मतलब वो जो उनकी सो भी रहे होते हैं और वो जो सोने के दौरान भी बेसुकूनी की जो अलार्मिंग वो एक सिचुएशन है, उसको किस तरह से इंटरलिंक करेंगे इसके साथ? खास तौर पे नींद में मैंने खुद देखा है कुछ लोगों को सोते हुए झटके लगते हैं, एकदम यूँ झटका लगता है और फिर वो मतलब सो रहे होते हैं, उनको तो पता ही नहीं होता है। ये किस चीज़ की अलामत है? दो तीन चीज़ें इसमें आपने अलग अलग पूछी हैं। तो एक तो वो होता है कि जब सोते वक्त आपको झटके आते हैं, उसको हिप्नोगॉगिक जर्क कहते हैं। उसमें होता यह है कि आप जब सोने जा रहे हैं उस वक्त थोड़े से झटके आते हैं। ये एक नॉर्मल वेरिएंट है, इसके लिए कोई इलाज नहीं होता, बस ये है कि कुछ लोगों को ये चीज़ होती है कि जब सोने जा रहे हैं तो उस वक्त थोड़े से झटके आए। जहाँ तक बात रही नींद में बात करने की या नींद में एक्शन लेने की, उसमें नॉर्मली जो स्ट्रेस वर्क रिलेटेड हो, यूजुअली ये चीज़ आपको बच्चों में ज़्यादा मिलती है, क्योंकि वो बच्चे अभी नए नए वाले दुनिया में आए हैं, दुनिया में नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। कभी घर वालों से किसी से डांट पड़ गई या कभी कोई ट्रॉमेटिक, जो उनके लिए ट्रॉमेटिक है हमारे लिए नहीं है, तो वो जब इवेंट हो गया उस दिन, तो उस रात को जब वो सोएंगे तो वो उसको रिवाइज कर रहे होंगे और वही बात कर रहे होंगे, तो वो चीज़ आती है। एडल्ट्स में ये चीज़ कम देखी जाती है, लेकिन एडल्ट्स में ये चीज़ स्पेशली उन लोगों में देखी जाती है जिनमें कोई एक्यूट बहुत बड़ा ट्रॉमा हुआ, जैसे कोई कार एक्सीडेंट हो गया। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस तरह की चीज़ नहीं होती, लेकिन एक हो गया तो वो रात को सोने में इसको कुछ दिन तक प्रॉब्लम होगी। लाइकवाइज ही जो जंग वगैरह में जाते हैं हमारे फ़ौजी हजरात, तो उनको भी वो जो ट्रॉमा आता है, इतना गोलाबारी और ये सारी चीज़ें होती हैं, तो वो ट्रॉमा भी रात को तंग करता है, उससे भी चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, ये नींद के दौरान सांस की सेहत और दिल की सेहत के दरमियान क्या ताल्लुक है, इस पर क्या कमेंट करेंगे आप रिपीट कर सकती हैं क्वेश्चन? सॉरी जी, ये नींद के दौरान जब सांस की सेहत होती है, हम सांस लेते हैं, कुछ लोगों का सांस बंद हो जाता है सोते हुए, जी जी, फिर वो एकदम झंझला के उठ जाते हैं, जी जी जी, बड़ा खतरनाक है ये, उस वक्त सूरत हाल हो जाती है। ये इसकी क्या रीजन है? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये स्लीप एपनिया की एक डिजीज़ है, इसमें अंदर बहुत सारी सब टाइप्स हैं, लेकिन इसमें होता ये है कि रात को सोते वक्त जो है हमारी जो सांस की जो रास्ता है वो बीच में ज़बान के पीछे रुक जाता है, और ज़बान के पीछे रुकने की वजह से उनको जो है ऑक्सीजन की कमी होती है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो ऑक्सीजन की कमी जो है उसकी वजह से ब्रेन बोलता है कि यार अब बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, तो आप ज़रा थोड़ी देर के लिए उठें, 2-3 गहरी सांस लें और वापस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करें। तो वो ये मसला होता है। उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इफ़ यू वांट आई कैन गो इनटू इट। ठीक है सर, ये भी बताइएगा, अगर हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सब जो बीमारियां आजकल रोज़ बरोज़ बढ़ती चली जा रही हैं, ख़ासतौर पे ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा, हर बंदे को ये मसला है ब्लड प्रेशर का, तो क्या नींद पूरी ना होने की इसकी भी एक रीज़न हो सकती है? जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती, स्ट्रेस में रहते हैं, बड़े एग्रेसिव होते हैं, एग्रेसिव बिहेवियर उनका होता है, गुस्से में रहना, चिड़चिड़ापन, झंझलाहट, ये वजूहात हो सकती हैं, प्लीज़ इस बारे में भी हमें बताइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे गाड़ी एक सिस्टम है, हम गाड़ी चलाते हैं, एक हद तक चला सकते हैं, 12 घंटे, 24 घंटे, 16 घंटे, इस तरह गाड़ी चल सकती है। इसके बाद गाड़ी रेस्ट मांगती है, गाड़ी की ऑयल चेंजिंग होती है, चीज़ें होती हैं, मेंटेनेंस होती है। इसी तरह इंसान की भी एक सिस्टम है हमारे बॉडी में कि हम एक हद तक फंक्शन कर सकते हैं, हम 12-16 घंटे फंक्शन करेंगे। इसके बाद हमें 8 घंटे, नॉर्मली 7 से 9 घंटे की नींद की हमें ज़रूरत है, ताकि हमारा दिमाग भी रेस्ट करे और हमारी बॉडी भी रेस्ट करे। अगर वो नींद की कमी होगी तो हमारे जो हार्ट को और हमारे लंग्स को और हमारी ब्लड वेसल्स को अगर वो रेस्ट नहीं मिलेगा, तो फिर नेक्स्ट डे वो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ मिलेगा, दिल की बीमारियां मिलेंगी हमें, जो हमारे जैसे डायबिटीज़, शुगर की जो बीमारी वो हार्मोन्स की वजह से होती है, इंसुलिन जैसे होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो अगर रात को उसको रेस्ट नहीं मिला इंसुलिन के लिए, तो अगले दिन वो इंसुलिन जो है सही तरीके से काम नहीं करेगा। तो वो सारी चीज़ें नींद की कमी की वजह से होती हैं। बिल्कुल।
ठीक है, तो हम अब एक पुरसुकून नींद लेने के लिए क्या रूटीन होनी चाहिए, कि कोई आप डाइट सजेस्ट करेंगे? अगर रूटीन में चेंजिंग जो है, सारा दिन तो हम काम करते हैं, ऑफिस में 8 से 10 घंटे आपके गुजर जाते हैं, इतनी हेक्टिक रूटीन है, हर कोई बिजी लाइफ इस वक्त जी रहा है, उसके बावजूद रात को जब सोने के लिए लेटते हैं बिस्तर पर, जब नींद का जो वक्त होता है तो उस दौरान वो नींद नहीं आती है जो हमें दिन के औकात में आ रही होती है। इसकी क्या वजह है, ये क्या हो रहा है? इसमें प्रॉब्लम्स एक तो हमारा शहरी ज़िंदगी, तो जो है हम लोग रात को देर और देर, यानी हर आते दिन देर से सो रहे हैं। जैसा हमारे यहाँ कोई इवेंट होता है, कोई चीज़ होती है, तो रात के दावत के खाने भी देर तक चलते हैं। तो जब हम रात को देर से सोएंगे और सुबह हमें जल्दी उठ के काम पे जाना है, तो नेचुरली हमारे नींद उधर कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। तो हमारे पास एक फ़िक्स टाइम होना चाहिए। जैसे फ़र्ज़ कर अगर कोई सुबह 8 बजे काम पे जा रहा है और वो सुबह 6:30-7 बजे उठ रहा है काम पे जाने के लिए, तो उसने अपनी नींद 6:30 से पीछे लेके चलनी है और उसने गिनना है कि मैं 8 घंटे पहले मुझे बिस्तर पे होना ज़रूरी है। अगर मैं होऊंगा तो मैं अगले दिन फंक्शन भी कर सकूँगा और अगले दिन चीज़ें भी कर सकूँगा। अगर वो नींद पूरी एक दिन नहीं भी, फिर क्या होगा, अगले दिन वो अपने आप को स्टिमुलेट करने के लिए चाय कॉफ़ी का सहारा लेगा, और जितनी ज़्यादा चाय पिएगा तो उस चाय की वजह से अगले दिन की नींद भी सफ़र करेगी, क्योंकि चाय के अंदर कैफीन होता है, वो आपको स्टिमुलेट कर देता है। तो एक विशियस साइकिल बन जाती है। तो उस साइकिल को आपको ब्रेक करना होता है, और इस तरह का अगर लाइफस्टाइल आपने बनाना है, उसमें आपने अपनी कैफीन इंटेक देखनी है, अपनी स्लीप टाइमिंग्स देखनी है, और कोशिश ये भी करनी कि डाइट खाना जो है से 2-3 घंटे पहले लिया जाए, ताकि कोई बदहज़मी या कोई एसिडिटी ना हो जिसकी वजह से नींद अफेक्ट हो। मतलब आप कह रहे हैं कि हम ऑफिस में जब होते हैं, हम काम कर रहे होते हैं, हम चाय पीते हैं बिला वजह, थोड़ी देर बाद चाय ले आओ, ब्लैक कॉफ़ी ले ली, ग्रीन टी ले ली, तो आप कह रहे हैं कि उस वक्त तो नहीं, बाद में वो जो कैफीन होती है उसका असरात फिर बाद में, और इसी वजह से हमें रात को नींद नहीं आती है। तो डेली हमें अगर ग्रीन टी की बात करें 6 घंटे या ब्लैक कॉफ़ी की बात करें, तो सर हम कितने कप डॉक्टर साहब लेने चाहिए ताकि रात को एटलीस्ट नींद तो पूरी हो ना आपकी? अगेन व्हेनेवर आई टॉक टू माय पेशेंट्स, उसमें होता यही है कि मैं पहला सवाल ये पूछता हूँ, आप वो चैनक का कप पी रहे हैं या आप चाय का बड़ा घर वाला कप पी रहे हैं? चैनक का कप अगर आप पी रहे हैं तो 2 से 3 कप बिल्कुल, आई गेट इट एंड दैट्स द थिंग। तो बड़ा मग होगा ना, तो उसमें अच्छी खासी चाय होगी ना, दैट कैफीन विल गेट यू गोइंग फॉर लॉन्गर। तो उसमें फिर जो है आपको थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। आई वुड से मोर देन 300 to 400 ml नहीं होना चाहिए, मोर देन दैट 300 ml से ज़्यादा आपको कैफीन इंटेक नहीं करनी चाहिए। और दूसरी चीज़ के कैफीन जो है, एक चाय का कप 6 घंटे तक इफेक्टिव होता है, तो आपने सोने से 6 घंटे पहले कैफीन लेनी, इसके बाद नहीं लेनी। तो ये 2 चीज़ें आपने माइंडफुल रखनी है। हमारे तो रिवाज है ना डॉक्टर साहब कि जब हम सोने से पहले, रात का जब खाना हम एक तो इतना लेट खाते हैं, उसके बाद जब हमने सोना है तो सोने से पहले हमने जी अब चाय का पीनी है, और चाय पीने के फ़ौरन बाद फिर हमने अपने बिस्तर पर लेट जाना है कि हम सोने जा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि वो भी एक बहुत बड़ी रीज़न कॉज हो सकती है कि आप जो है पुरसुकून और पूरी नींद आपकी नहीं आप ले पाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। इसमें ऑप्शंस होते हैं, इसमें ऑप्शंस ये होते हैं कि डीकैफिनेटेड कॉफ़ी आती है, डीकैफिनेटेड टी आती है, तो इससे आपको इफेक्टिव हो सकता है। नॉर्मली चाय लोग चाय के टेस्ट के लिए पीते हैं, चाय के इफेक्ट के लिए नहीं पीते हैं। उनको रात को सर में दर्द नहीं हो रहा होता, वो चाय टेस्ट के लिए पीते हैं क्योंकि आफ्टर इफेक्ट चाहिए होता है। तो उस टेस्ट को आप नलिफाई कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर समथिंग डिफरेंट, आप फ्रूट्स की तरफ जाएँ, आप दूसरी तरफ जाएँ, जिससे वो आफ्टर टेस्ट जो खाना खा रहे हैं उसका आफ्टर टेस्ट है वो चेंज हो जाए। उस वजह से भी लोग चाय पीते हैं। तो आप यू कैन मिटिगेट दैट, उस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, फेफड़ों की जो बीमारियां हैं वो भी नींद पूरी ना होने की वजह से हो सकती हैं, ख़ासतौर पे आजकल जो चूँकि वेदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज होता चला जा रहा है हमारा, तो उसमें एलर्जीज भी बढ़ती चली जा रही हैं। अगर नींद पूरी नहीं होती है तो इम्यून सिस्टम भी उससे आपका वीक होता है कि जल्दी बीमारियां आप पे असरअंदाज होती हैं। वीक नहीं होता, ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो जो आपकी हाइपर रिएक्टिविटी स्टेट जो होती है वो नींद की कमी की वजह से लोगों के अंदर आ सकती है। और जो एज़मा और ये जो दमा की बीमारी है, ये भी हाइपर रिएक्टिव स्टेट है, जिसमें जितना भी ये पोलन और जितने भी ट्रिगर्स हैं, इससे हमारी बॉडी ज़्यादा रिएक्ट कर रही है। तो आपका इम्यून सिस्टम एक तो वीक होता है, एक बैलेंस होता है, एक हाइपर रिएक्टिव होता है। आपका इम्यून सिस्टम हाइपर रिएक्टिव हो रहा है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। तो नींद का नींद से इस पर वीक सा इफेक्ट है, लेकिन है।
अच्छा, नींद पूरी करने के लिए वक्ती तौर पे हम जब फैमिली फिजिशियन के पास जाते हैं तो स्लीपिंग पिल्स दे दी जाती हैं, वक्ती तौर पे कोई ऐसी दवाई दे दी जाती है, ख़ास तौर पे जब आप जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास तो वो तो आपको डेफिनेटली ऐसी कोई दवाइयाँ देते हैं कि सारा दिन आप फिर गनूदगी में ही आपका गुजरता है, लेकिन उससे ये है कि नींद आपकी सही हो जाती है, तो वो किस हद तक हम सबके लिए अलार्मिंग है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? मेरे फार्मास्यूटिकल वाले दोस्त मुझसे नाराज़ होंगे, लेकिन आई हैव टू ब्रेक इट टू यू कि इंसोम्निया जो बीमारी है उसमें हम स्लीपिंग पिल्स बिल्कुल भी नहीं देते। इंसोम्निया जो नींद ना आना है उसकी वजूहात बहुत सारी होती हैं, आप उन वजह को ट्रीट करते हो रादर देन स्लीपिंग पिल्स देना। स्लीपिंग पिल्स अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मेरी ट्रेनिंग में मैंने मोर देन 1000 पेशेंट्स देखे थे अपनी ट्रेनिंग के दौरान और उसमें मैंने सिर्फ एक पेशेंट को स्लीपिंग पिल दी थी क्योंकि इसके सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि इसको एक मेडिकेशन की ज़रूरत थी। 99.9% ऑफ द पेशेंट्स वर ट्रीटेड विदाउट मेडिकेशंस। तो इसमें हम नॉर्मली दवाइयाँ नहीं देते। इसमें जो उसकी वजह है जिसकी वजह से नींद नहीं आ रही वो वजह जो है वो हमने ट्रीट करनी होती है। अभी करंटली भी मेरी प्रैक्टिस, हम इटर्नल हेल्थ में मेरी स्लीप मेडिसिन की प्रैक्टिस है, वहाँ पर भी जब भी हमारे पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं हमारी कोशिश यही होती है कि हम दवाइयों से इनको दूर रखें और अगर दवाइयों पे अभी चल रहे हैं तो दवाई कम आहिस्ते आहिस्ते इसको माइनस करके ज़ीरो कर दें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। डॉक्टर सजीर बोरा साहब हमारे साथ थे, चेस्ट फिजिशियन भी थे, स्लीप स्पेशलिस्ट पे थे। आज का जो खास तौर पे सेगमेंट था ये आपकी नींद से रिलेटेड था। अगर हम पुरसुकून नींद लेते हैं, हमारी नींद पूरी होती है तो दैट्स मीन कि हम ओवरकम कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द की तमाम जितने भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, बीमारियाँ होती हैं। नींद आपकी पूरी है तो आपकी पूरी बॉडी सेहतमंद है और अगर आपकी नींद पूरी नहीं है तो फिर आप सेहतमंद नहीं है। नींद ना आना जो है वो मोहब्बत शुरू में जिनको होती है और जिनको मोहब्बत में नाकामी होती है, उन दो रीजंस के अलावा रीजन एक और भी है कि अपनी रूटीन लाइफ को ठीक कीजिए। रूटीन लाइफ ठीक करेंगे, डाइट अच्छी लेंगे तो उसके बाद आपकी नींद जो है ऑटोमेटिकली वो अच्छी होना शुरू हो जाएगी। आप सेहतमंद है तो पूरा मुआशरा सेहतमंद है। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक इन न्यू पाकिस्तान। और ज़िंदगी में बाज़ औक़ात ऐसे लम्हात आते हैं जब हमें जल्दी से फ़ैसला करना पड़ता है, कभी वक्त के साथ मुकाबला करना पड़ता है तो कभी मौके के छिन जाने का खौफ होता है और कभी एक आम दिन को गैर मामूली बनाने का जुनून। कुछ ऐसा ही हुआ भारत के तालिब समृत महानगड़े के साथ, जिसने इम्तिहान में पहुँचने के लिए वो रास्ता इख्तियार किया जो शायद ही किसी तालिब इल्म ने सोचा हो, यानी आसमान का। रियासत महाराष्ट्र के हैरिसन फोली पॉइंट पर गन्ने का जूस बेचने वाला समृत अपने इम्तिहान के दिन भी अपने काम में मगन था। वक्त का एहसास उसे तब हुआ जब इम्तिहान शुरू होने में सिर्फ 15 से 20 मिनट रह गए थे, लेकिन रास्ते में रुकावट थी, ट्रैफिक का समंदर था। यहाँ बहुत से लोग मायूस हो जाते हैं, हालात को किस्मत का खेल समझकर हार मान लेते हैं, लेकिन समृत ने एक अनोखा फैसला किया। सड़क नहीं, आसमान। जी हाँ, इसने पैराग्लाइडिंग का सहारा लिया और हवा में बुलंद होकर अपने इम्तिहानी मरकज़ की तरफ रवाना हो गया। वो लम्हा हैरान कुन था। नीचे लोग रास्ता तलाश कर रहे थे और ऊपर एक तालिब अपने ख्वाबों की तरफ उड़ान भर रहा था। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गई है और लोगों के तबसरे आने लगे हैं। कुछ ने कहा ये तो फिल्मी सीन लग रहा है, तो कुछ ने मजाक में कहा कि भारत में इम्तिहान देना भी एक एडवेंचर बन चुका है। लेकिन अगर आप गौर करें तो समृत ने ना सिर्फ अपनी हाजिर दिमागी बल्कि अपने कभी हार ना मानने के जज्बे का सबूत भी दिया है। ये कहानी सिर्फ एक तालिब इल्म के पैराग्लाइडिंग के जरिए इम्तिहान में पहुंचने की नहीं है, बल्कि इस पैगाम की भी है कि अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो मुश्किल हालात भी मौक़े में बदल जाते हैं। क्या ये एक आम वाक़या था? नहीं, बल्कि ये हमें सिखाता है कि ज़िंदगी में मुश्किलात आएँ तो सोचो, हिम्मत करो और शायद कभी कभी रास्ता आसमान में भी होता है और हम रास्ते सिर्फ ज़मीन पर तलाश करते हैं, अपने इर्द गिर्द देखते हैं और इर्द गिर्द देखने की बजाय, ज़मीन पर देखने की बजाय हमें पूरा अपना फोकस जो है अपनी कामयाबी पर रखना है। फोकस अगर कामयाबी पे है और आपको तमाम दरवाजे बंद मिलते हैं, आपको याद होगा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को भी हर दरवाज़ा बंद नज़र आ रहा था। जिस दरवाजे की तरफ आप दौड़ते थे दरवाज़ा बंद होता था, लेकिन एक दरवाज़ा था और वो अल्लाह ने आपके लिए खोला था। तो उम्मीद की किरण जो है वो अपने अंदर आपको जगानी होती है। उम्मीद आपके अंदर होती है और उसको रोशन करके ही आप मंजिल की जानिब जा सकते हैं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।